हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश यादव। दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग RO का टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जो शुद्ध रूप से RO से संबंधित है। और इसमें जो भी टॉपिक हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं आज के इस टेस्ट सीरीज में, सब के सब हिस्ट्री से संबंधित है। इसमें आपको तीनों हिस्ट्री से संबंधित, हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक RO में पूछे गए हैं या उस टाइप के क्वेश्चन हैं, सभी को बहुत ही सुसंगठित तरीके से इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। यह GS वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज है और यह GS वर्ल्ड का पहला टेस्ट सीरीज है जो हिस्ट्री से संबंधित है। तो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा RO के लिए टेस्ट सीरीज। आप लोग देखेंगे कि RO में इसी टाइप का या बहुत से सारे क्वेश्चन उसी में से उठाए गए हैं, या तो उसमें से है या तो उसी टाइप के क्वेश्चन बनाए गए। हाँ, RO में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसी से रिलेटेड है। तो आप सबके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है ये। तो आप सब इसे टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आप सब जो टॉपिक पढ़े हैं, आपको ये लगेगा कि आपको अपने आप को अंदाज़ा लगेगा कि हम लोग की तैयारी कितनी है। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन जब आएगा तो उसे देखिएगा पॉज करके कि हाँ, हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। तो उससे आपको अपने बारे में अंदाज़ा लगेगा। जब अंदाज़ा लग जाएगा मेरे भाई, तो उसके साथ साथ हम आंसर पूरा इसको सॉल्यूशन बताएंगे ही। किसी भी क्वेश्चन के दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसके साथ साथ मेरे भाई आपकी तैयारी में बहुत बड़ी धार लगेगी, आपकी तैयारी मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और इसके साथ ही साथ देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको इसी टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे। तो ये हमारी हिस्ट्री का है। इसके बाद हम लोग जियोग्राफी करेंगे, उसके बाद पॉलिटिक्स करेंगे। हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है मेरे भाई कि हमारा जो कंसेप्ट है वो डाइवर्ट नहीं होता है, हमारा कंसेप्ट बना रहता है किसी एक टॉपिक पर। तो चलते हम लोग अपना टेस्ट सीरीज एक PDF के माध्यम से सॉल्व करते हैं। हमारे पास तो अभी संसाधनों की कमी है मेरे भाई, इस वजह से हम पूरा इसको एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नहीं ला सकते, लेकिन हमारा जितने भी संसाधन हैं उतने में ही आप सबके सामने एक PDF बनाकर इसको प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी दुगनी तिगनी मेहनत करके आप सबके सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो भाई आप सबका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा हमारा जो है सपोर्ट करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने दोस्तों यार जो भी ऐसे पढ़ने वाले लोग हैं उनके बीच शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारे सपोर्ट करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो साथियों, चलते हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? देखिए क्या कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिले हैं। ये बात मेरे भाई मध्य पाषाण काल में कह रहा है, नव पाषाण काल या पाषाण काल में नहीं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण या पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, आदमगढ़। आदमगढ़ से मिला है। ये आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, ये आदमगढ़ है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के मेरे भाई, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है होशंगाबाद। होशंगाबाद, इसी होशंगाबाद में यह आदमगढ़ है और यहीं से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चले हम लोग अब अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना प्रमाण या सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है मेरे भाई लहुरा देव से। ऑप्शन नंबर बी, लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये लहुरा देव कहाँ है मेरे भाई? लहुरा देव उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर है मेरे भाई, संत कबीर नगर। इसी संत कबीर नगर से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है मेरे भाई? आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, प्राग ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो मेरे भाई ये जो सिंधु सभ्यता संबंधित है ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन यहाँ लेखन कला का कोई प्रमाण नहीं मिला है, यानी वो लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे लेखन कला का। तो इसका मतलब यही है आद्य ऐतिहासिक कला से।
तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मेरे भाई जो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है माना जाता है वो आर्यकाल के पहले से, तो पूर्व आर्यकाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व आर्यकाल से ये मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है चौथे में। तो चलते हम लोग अपने पाँचवें क्वेश्चन पर, देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाँचवा क्वेश्चन मेरे भाई मैचिंग वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिल जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक तरफ हड़प्पा बस्ती दिया हुआ है और दूसरी तरफ वो नदी का नाम दिया हुआ है। कौन सी हड़प्पा बस्ती किस नदी पर स्थित है इसके बारे में तो हम सबको पता है मेरे भाई। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित था, तो ये चला आएगा तीसरे पर। तो देखिए ए 3 पर होना चाहिए, तो ए में है, डी में है, हमारा काम इससे नहीं बना। देखते हैं कालीबंगा कहाँ पर थे मेरे भाई? कालीबंगा जो है घग्घर नदी पर, एक गाना भी है लाल घाघरा, तो यहाँ पर आप काला घाघरा बना लेना। तो कालीबंगा किस नदी पर है? तो ये घग्घर नदी पर है, ये दूसरे पर चला जाएगा। तो बी हमारा 2 पे होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा आंसर डी होगा, हमें पता चल गया। देखिए 3 ए पर है, 2 बी पर है। और आगे हम लोग जानना चाहें तो देख लें लोथल किस पर होगा मेरे भाई? हमारा लोथल चला जाएगा भोगवा पर, और रोपड़ जो है ये सतलज पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये डी हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए, इसे आप लोग नोट करते जाइएगा, तो ये आपको कई सारा फैक्ट में काम देगा। इससे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छठवां देखें हम लोग क्या कह रहा है। छठवां है मेरे भाई, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक देवताओं में मेरे भाई, वैदिक देवता के बारे में बात कर रहा है कि किसे अपना जो है माना जाता था, वैदिक देवताओं में किसे अपना पुरोहित माना जाता था? तो वो माना जाता था मेरे भाई बृहस्पति को, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बारे में थोड़ा जान दे कि जैसे बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। तो वैदिक देवताओं में जैसे बहुत से होते थे, इंद्र, अग्नि, मारुति, ये सब जो होते हैं वो जो है वैदिक देवता माने जाते हैं। और इन्हीं देवताओं में जो पुरोहित माना जाता था वो बृहस्पति को। तो हम लोग अब 7वें को देखें। 7वां क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा इससे जूम करते हैं। हाँ अब सही है। 7वां है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो हमें पता है मेरे भाई, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, तो उसकी अध्यक्षता पूछ रहा है। शासन तो मेरे भाई उसमें अजातशत्रु का था, शासन अजातशत्रु का था, लेकिन उसके अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग अब ये बताइए, यहाँ पर आप लोग को ये बताना है बुद्ध की जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ ये कहाँ हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। आप लोग अब इससे एक प्रश्न बताइएगा कि उस समय शासक कौन था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो हम लोग 8वां देखते हैं क्या है। 8वें में, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से, बौद्धों से, किससे संबंधित है मेरे भाई? त्रिपिटक जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों से। त्रिपिटक में हमें पता है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक में जो मतलब क्या है, विनय पिटक जिसमें नियम और आचरण बताया गया है, विनय पिटक और विनय पिटक। और अगला है मेरे भाई इसमें सुत्त पिटक है, और इसके बाद है अभिधम्म पिटक। इन्हीं तीनों को मिलाकर जो है त्रिपिटक बोला जाता है, और त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो चले हम लोग आगे देखते हैं 9वां में क्या है। 9वें वाले में, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो हमें पता है मेरे भाई, भगवान महावीर का जो शिष्य था, प्रथम शिष्य था, वो उनका दामाद जमाली था। जमाली, ऑप्शन नंबर बी। ये जमाली भगवान महावीर का दामाद था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हम लोग अपना 10वां वाला देखते हैं क्या है इसमें। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो बनाया था मेरे भाई ये हर्यक वंश का शासक उदयन ने।
उदयन ने ही बनाया था पाटलिपुत्र को, और पाटलिपुत्र को उदयन ने इसकी स्थापना किया था और इसी को उन्होंने अपनी राजधानी बना दिया था। मगध से लाकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया 10वें में। तो ये पाटलिपुत्र कहाँ है मेरे भाई? ये जो बिहार में जो गंगा और सोन नदी का जहाँ संगम है वहीं पर इसकी स्थापना किया था। और इन्होंने जो है अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में, मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसकी राजधानी पहले राजगृह थी, तो राजगृह से अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करके जब पाटलिपुत्र बना तो ही पाटलिपुत्र कर दिया। तो चले हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभ लेख था मेरे भाई जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रुम्मनदेई स्तंभ या मास्की स्तंभ, कौन सा था? तो ये था मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ लेख ये कहाँ है? भाब्रू स्तंभ लेख राजस्थान में है। राजस्थान में भाब्रू स्तंभ लेख है। इसी में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। तो चले हम लोग, याद रखिएगा ऐसे फैक्ट आप लोग 12वां में। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था, ये सभी को पता है। तक्षशिला कहाँ है? इस समय ये पाकिस्तान में, जब पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था तो भारत में यही तक्षशिला इतना मतलब शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र था कि विदेशों से बड़े बड़े लोग जो है आए यहाँ से शिक्षा हासिल करके और अपने यहाँ गए, वहाँ बहुत सारी जो है अच्छे अच्छे काम किए। तो यही तक्षशिला जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो इस समय यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ है मेरे भाई? ये किस जगह पर चला गया है? ये जो तक्षशिला पहले बता दें कि यह हिंदू और बौद्ध धर्म से शिक्षा संबंधित था। विश्व भर में यहाँ लोग पढ़ने आते थे और ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान का एक इस्लामाबाद है प्रांत, उसी में है ये। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक के पतन से संचालित होता है? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? फड़ौच, काम्बे, कल्याण, ताम्रलिप्ति। 13वां क्वेश्चन ये होता है ताम्रलिप्ति से। तो देखिए गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था मेरे भाई, एक बहुत ही फेमस बंदरगाह था ये ताम्रलिप्ति, और जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना, श्रीलंका, सुमात्रा आदि देशों से यहाँ व्यापार होता था इसी ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। तो चले हम लोग 14वां देखते हैं। चौदहवां क्वेश्चन क्या है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबंध रहा है? तो हमें पता है एलोरा कहाँ है मेरे भाई? एलोरा महाराष्ट्र में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसका? ये शिव शंकर जी का ये मंदिर है। तो कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक संबंधित था? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, कौन था? तो मेरे भाई ये राष्ट्रकूट संबंधित था। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था राष्ट्रकूट में? तो मेरे भाई ये राष्ट्रकूट शासक ये कृष्ण प्रथम जो है ये राष्ट्रकूट शासक था। यही कृष्ण प्रथम ने ही इसके मतलब बनवाया था, इसका स्थापना करवाया था कैलाश मंदिर का। तो 15वां हम लोग देखते हैं क्या है 15वें वाले में। ये भी मैचिंग वाला है। तो देखें क्या कर रहा है इसमें। थोड़ा सा इसको हम और छोटा करते हैं जिससे आपको देखने में परेशानी ना हो। 5वां में क्या कर रहा है कि एक तरफ विद्वान दिया गया है और दूसरी तरफ पुस्तक दिया है, यानी कौन सी पुस्तक किस विद्वान ने लिखा है इसको मैच करा दीजिए आप। तो देखिए वराह मिहिर मेरे भाई जो थे ये बृहद संहिता लिखे थे। तो ये हमें क्लियर हो गया। तो ए जो है हमारा 3 पे आना चाहिए। तो ए देखिए 2 में है, एक तो ए में है, एक तो बी में, काम नहीं बना हमारा। चलते हैं और देखते हैं विशाखा दत्त, ये मान लीजिए हमें नहीं क्लियर है। शूद्रक देखते हैं। शूद्रक जो है मृच्छकटिकम, शूद्रक मृच्छकटिकम से संबंधित है, ये 2 पे, यानी सी 2 पे आना चाहिए।
तो सी 2 पे आना चाहिए, तो इसका मतलब हमें मिल गया, केवल सी एक ही जगह है 2 पर ए, तो इसका मतलब हमारा आंसर ए होगा। और अगर हम मिलाना चाहें तो हम मिला सकते हैं, बी जो है वो 4 पे आएगा, विशाखा दत्त जो है वो देवी चंद्रगुप्तम पे आ जाएगा, और जो है ये डी वाला जो है ये चला आएगा 5वें पर, विल्हड़ विक्रमो वर्षियम पे चला आएगा। तो इससे हमारा काम बन गया। बहुत सारे इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट ऐसे पूछे जा सकते हैं। 6वें में देखते हैं, 16वें में। 16वें में क्या है, देखिए क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था। कौन सी ऐसी महिला थी जिसने सर्वप्रथम, इसमें अध्यक्षता की बात नहीं किया है, कांग्रेस की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और प्रथम महिला भारतीय महिला जो है वो सरोजिनी नायडू थी, लेकिन इसमें संबोधित करने वाली बात किया है तो किसने किया था, कादम्बिनी गांगुली, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16वें में यह है मेरे भाई ए, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली ने ही कांग्रेस को सबसे पहले संबोधित किया था। तो कब किया था मेरे भाई, ये 1990 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो 1990 में ये कांग्रेस संबोधित की थी। कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 17वें में क्या है। 17वें वाले में, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द सम्मिलित हुआ था। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस, पहले कांग्रेस नाम था, इसमें जो राष्ट्रीय शब्द जुड़ा आज भी है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें जो राष्ट्रीय शब्द जुड़ा मेरे भाई, ये कब जुड़ा था, ये नागपुर अधिवेशन 91, या इलाहाबाद अधिवेशन 88, या मद्रास अधिवेशन 87, या बॉम्बे अधिवेशन ये 85। तो इसमें नहीं था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन 1991 में, यानी इसकी स्थापना से 6 साल बाद इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। तो चले हम लोग आगे देखते हैं 18 में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था मेरे भाई, तो उस समय इनमें दिए हुए नाम में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं थे। दादा भाई नौरोजी तो थे ही, इसमें कोई बात नहीं, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बादशाह ये भी थे। तो उस समय मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे उसमें, जबकि ये मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले हैं। तो यही नहीं थे उस समय जब कांग्रेस का अधिस्थापना हुआ था, यानी उसका पहला अधिवेशन हुआ था, तो उस समय ये नहीं थे उसमें शामिल। ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 19वां। देखिए 19वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए मैचिंग वाला है, कितना अच्छा। मैचिंग वाले से आपको बहुत सारे फैक्ट जानने को मिलेंगे और एक आपको अच्छा कंसेप्ट मिलता है। देखिए क्या है यहाँ पर, एक तरफ दिया है मेरे भाई संगठन, दूसरी तरफ इस संगठन के संस्थापक का नाम है, और किस संगठन का स्थापना किसने किया था इसको बताना है। अब देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1891 में हुई थी, तो किसने किया था। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका एक ट्रिक होता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं BA कौन कर रही है, राधा कर रही है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना राधाकांत देव ने किया था, इसका ए पे चला आएगा। इंडियन लीग 1850 में इसकी स्थापना हुई थी, किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने ही किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था, किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी, किसने, द्वारिकानाथ टैगोर में। यानी सब सीरियल से है, एक एक, ए पे 1, बी पे 2 और सी पे 3, ऐसे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां वाला। अच्छा क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है कि सुगौली की संधि कब हुई थी। 1980 1800, 1803 या 1805 या 1815, कब हुई थी मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी 1815 में, 1815 में, हाँ 1815 में सुगौली की संधि हुई थी।
तो ये सुगौली की संधि क्या है मेरे भाई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट जो अंग्रेज़ थे उनके और नेपाल के राजा के बीच जो संधि हुई थी 1815 में, इसी को सुगौली की संधि कहा जाता है। यह जो है 2 दिसंबर 1815 को यह इस पर हस्ताक्षर किया गया और नेपाल का जो राजा थे कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट गवर्नर पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब एक तरफ राजा थे, अब कह सकते हैं कि नेपाल के राजा और अंग्रेज़ों के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके मध्य 1815 में जो संधि हुई उसे सुगौली संधि के नाम से जाना जाता है। तो आगे चले हम लोग, क्या है देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। 18वीं सदी में जो बंगाल में जो इतना वस्त्र वहाँ पर फला फूला था, वस्त्रों का व्यापार, कपड़ा का व्यापार, वो धीरे धीरे जो पतन की ओर चला गया। तो इसका क्या कारण था, तो इसको चलो हम लोग देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि मेरे भाई उत्पादन की गुणवत्ता में कमी। तो ऐसा तो था नहीं, जितनी गुणवत्ता पहले थी उतनी गुणवत्ता बेचारे बनाते थे, लेकिन ये नहीं है। कच्चे माल के अनुपलब्धता, यानी कच्चे माल नहीं मिल रहे थे, ऐसा ये भी नहीं है, कच्चे माल उनके पास पर्याप्त थे। ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, हाँ यह सही है। ब्रिटेन ने अपने यहाँ जो कपड़ा भारतीय बेचारे यहाँ से बनाकर भेजते थे, ब्रिटेन ने उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसके कारण वो कपड़े महंगे हो जाते थे, कोई ख़रीदता नहीं था। तो कोई ख़रीदता नहीं था तो इनको बनाने से कोई मतलब नहीं जब इनका बिकेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चले हम लोग देखते हैं 22वां। निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था, यानी ऐसा कौन सा संगठन था जो अपना नाम 1920 में परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था। तो स्वाभाविक सी बात है, ऑल इंडिया होम रूल, जिसे 1916 में ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया, ऑल इंडिया होम रूल, और इसके बाद एनी बेसेंट ने भी इसको चलाया 1-2 महीने बाद। तो ऑल इंडिया होम रूल 1916 में ये बनाया गया था, 1916 में। उसके बाद 1920 में इसी ऑल इंडिया होम रूल का नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया गया। कब? 1920 में। तो ये याद रखिएगा आप सब। 23वां देखते हैं हम लोग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध हैं, यानी 19वीं शताब्दी जब धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर पर थी, तो उस समय नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय। तो मेरे भाई इसमें जो थे वो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे 23वें में। तो हमें पता होगा स्वामी विवेकानंद 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 किया गया था। और ये रामकृष्ण परमहंस क्या थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये सब इसमें जो राजा राम मोहन राय है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ये तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। तो चलते हम लोग आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ पर, इस प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो मसूलीपट्टनम, सूरत, पांडिचेरी, चिंसुरा, कहाँ पर? तो मेरे भाई जो किया गया था सूरत में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में किया गया था। तो कैसे किया गया? मुग़ल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में 1609 में मेरे भाई 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया और सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने की मतलब अनुमति मांगा, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में मुग़ल बादशाह ने जो है उसे इजाज़त नहीं दिया। उसके बाद थॉमस ब्रेस्ट आया। तो थॉमस ब्रेस्ट द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत 1613 में सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना हो गया। तो चलते हम लोग अपने 30वें क्वेश्चन पर। 30वां नहीं, सॉरी 25वें। क्या है 25वें में? थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं। हाँ, अब सही है। यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। जो यूरोपीय कंपनियां आई मेरे भाई भारत में, तो सबसे पहले कौन कंपनी आई थी, फिर उसके बाद कौन आई थी, तो ये हमें बताना है। तो हमें पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली, जिसमें नहीं होगा उसको आप काट दीजिए।
पुर्तगाली इसमें है, पुर्तगाली इसमें है, केवल इसमें नहीं है, तो ये कन्फर्म हो गया, ये तो नहीं हो सकता। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज़ आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी। तो इसका 25वां का हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए हो जाएगा। पुर्तगाली आए, अंग्रेज़ आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे और मतलब और सबसे बाद में गए भी थे, ये याद रखिएगा आप लोग। सॉरी पुर्तगाली, ये पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो चले हम लोग देखते हैं 26वां। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुग़ल शासक ने दिया था? तो मेरे भाई राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दिया गया था वो अकबर सेकंड ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि देकर अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, सोर्स लगाने के लिए इन्हीं राजा राम मोहन राय को भेजा था इंग्लैंड के राजा के पास कि जाइए आप, राजा राम मोहन राय जी आप जाइए और हमारी पेंशन बढ़ाने के लिए उनसे सिफारिश कीजिए। तो राजा राम मोहन राय वहाँ पर गए जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं पर ये, तो वहीं पर 1600 मतलब ये जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी, कहाँ हुई थी? ये ब्रिस्टल में हुई थी। एक ब्रिस्टल शहर है अंग्रेज में, इंग्लैंड में, वहीं ब्रिस्टल में हो गई थी, जहाँ पर उनकी एक आज भी समाधि बनी हुई है। तो चलते हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या करा इसमें, देखिए एक तरफ इसमें दे दिया है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसे आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा फैक्ट आपको मिलेगा। एक तरफ दिया गया है जो अंग्रेज़ों के प्रशासनिक अधिकारी थे वायसराय, एक तरफ उनका नाम दिया गया है, एक तरफ उनके द्वारा किया गया काम यानी बनाया गया कानून है। तो एक चीज़ हमें पता है, जो डलहौजी था मेरे भाई, ये डलहौजी का काम क्या था कि राज्यों को हड़प नीति लाया था, जिसे व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं कि अगर किसी राजा के पास अपना उत्तराधिकारी न हो तो उसका राज्य छीन लेना। तो ये लॉर्ड डलहौजी जो है व्यपगत यानी हड़प नीति लाया था। लॉर्ड कर्जन जो आया था मेरे भाई, इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया था पूर्वी पश्चिमी में, ये तो ये हो गया। लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय प्रशासन से संबंधित था और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर रोक लगाया था। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया 27वां का? तो आंसर हमारा ए बन रहा है, ए 4 पर, बी 1 पर, सी 2 पर। तो ये हुआ। चलते हम लोग अब 28 पर। 28 पर क्या है, बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया गया था? हमें पता है मेरे भाई, मीर कासिम। 28 का आंसर हो जाएगा बी, मीर कासिम। मीर कासिम मेरे भाई हमें पता है कि जब एक अपने मीर जाफ़र को जब उन्होंने बनाया था बंगाल का नवाब, तो उन्होंने उससे खूब ज़्यादा मतलब उससे धन लिया, खूब सारा बंगाल को चूसा। तो एक समय आ गया वो मतलब उनको राजस्व देने की क्षमता नहीं रह गई, तो उन्होंने मीर कासिम को बनाया। तो मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए सोचा कि ये लोग हमें डिस्टर्ब न करें, हम अपने हिसाब से अपने प्रशासन को चलाएं। ये मीर कासिम जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके चला गया? मुंगेर। कहाँ? मुंगेर। तो वहाँ ये मीर कासिम। 29 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 मद्रास की युद्ध संधि से संबंधित था, सही बात है, ये तो सही है। हमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ये बताना है हमें। द्वितीय आंग्ल मैसूर मेरे भाई 1780-84 है, इसमें मंगलोर की संधि हुई थी, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790-92 जिसमें रंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये भी सही है। और देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सालबाई की संधि 1999, ये गलत है मेरे भाई। जो चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था मेरे भाई 29वें वाले क्वेश्चन में, ये 1800 सालबाई की संधि जो था ये 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता में पूना दरबार में अंग्रेज़ों के मध्य ये संधि थी, सिंधिया और अंग्रेज़ों के मध्य। तो सालबाई की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध से कोई संबंध नहीं है। तो ये चौथे युद्ध में जो है ये जिसमें टीपू सुल्तान की इसमें हार हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इससे यही गलत है हमारा। 36 वाले में देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प नहीं सही है मेरे भाई? दीवान मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। क्या ये सही है कि नहीं सही है? दीवान कोही, तो ये भी सही है। देखिए हमारा ये दीवान मुस्त खराज, मुस्त खराज क्या होता था? यह एक दान विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था कि जो विधवा महिलाएं हैं या ऐसी मुस्लिम महिलाएं जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा है तो वहाँ से उनको दान दिया जाता था इस विभाग से। तो दीवान मुस्त खराज अलाउद्दीन ने बनाया था। दीवान कोही एक कृषि विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान अर्ज यह एक आर्मी का विभाग था जिसे बलबन ने बनाया था। तो ये सब तो सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमें गलत पूछा है तो गलत यही होगा। नाइब मुमालिक नसीरुद्दीन महमूद 36वां में यही इसका हो जाएगा। तो नाइब मुमालिक को किसने बनाया था? नसीरुद्दीन ने नहीं बनाया था, इसको बनाया था बहराम शाह ने, बहराम शाह। तो चले हम लोग 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मिनहाज उस सिराज तबकात नासिरी, ये सही है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी नामक एक लिखा है। तो मतलब और देखिए इससे संबंधित है। और ये फुतू फ़िरोज़ शाही, फ़िरोज़ शाह तुगलक से संबंधित है। ये किताबुल हिंद अमीर खुसरो से संबंधित है। लाख बख्श इल्तुमिश से संबंधित है, ये गलत है। ये सही है, किताबुल हिंद अमीर खुसरो संबंधित है। और ये लाख बख्श जो है मेरे भाई ये इल्तुमिश से संबंधित नहीं है। लाख बख्श मतलब लोगों को माफ़ कर देना, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, ये इल्तुमिश से नहीं है। तो यही हमारा गलत है 37वां वाले में। तो चले हम लोग अगला देखते हैं 38 में। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक माध्यम है, एक साधन है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए यही सही है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती परंपरा के संस्थापक भी थे, ये इनका ये मानना था कि ये भक्ति संगीत जो है ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन है, एक माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 39 देखते हैं क्या है इसमें। थोड़ा सा ये मल्टीपल है, थोड़ा सा इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। अब सही है। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीमूत वाहन। तो 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन था ये हमें बताना है। तो मेरे भाई इसमें विज्ञानेश्वर थे, ये कन्फर्म हो गया हमें, ये तो कन्फर्म है। और हिमाद्री थे और जीमूत वाहन थे। राजशेखर नहीं थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा। हाँ सही है, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन, राजशेखर नहीं थे इसमें। तो चलते हम लोग 40वां वाले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्या है 40वां क्वेश्चन कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? तो मनसब का मतलब मेरे भाई ये एक जो होता है ये मुग़ल काल में ये प्रचलित एक बहुत बड़ी प्रशासनिक एक सिस्टम था। तो 1575 में ये अस्तित्व में आया था। तो आपको पता होगा जब 1575 में आया तो इस समय यहाँ अकबर का शासन रहा होगा। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा को बनाया था। मनसब का मतलब होता है मेरे भाई पद, पद होता है। मनसब का मतलब पद होता है। और यही ये किससे संबंधित है? सेना में भर्ती की जा सके, सेना में भर्ती से संबंधित ये मनसब का यहाँ मतलब है। और अकबर का इस व्यवस्था किया गया था अकबर के द्वारा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। 41वां में क्या है? शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? शिवाजी का जो अष्टप्रधान था वो कौन सा सदस्य विदेशी मामलों का, अष्टप्रधान मतलब जैसे आज हमारा मोदी जी जैसे 10% जैसे 445 पूरे सांसद हैं और इसका 10% मंत्री बन गए। तो 10% मंत्री बन गए तो मतलब 15% बनाए जा सकते हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं अपना 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो हमें पता है मेरे भाई जैसे आज में प्रधानमंत्री के पास मंत्रिमंडल होता है, बहुत सारे उसमें
सदस्य शामिल होते हैं। उसी प्रकार शिवाजी जी ने अष्टप्रधान बनाया था, 8 मंत्रियों का पद था और उनका अलग अलग कार्य होता था। जैसे पंडिता राव, इसमें नाम ही है पंडित, तो जो धार्मिक मामलों के प्रमुख होता था उसे पंडिता राव मतलब वो पंडिता राव करता था। और सचिव जो होता था वो पत्र पत्रिका लेखा पेपर ओपर के मामले को देखता था। और पेशवा तो प्रधानमंत्री होता था जो प्रमुख कार्य को देखता था। तो यही बचा है सुमंत। यही सुमंत जो था अष्टप्रधान में, यही विदेशी मामलों की देखरेख करता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं हम लोग 42 पर। क्या है 42वें में? कौन सा सुल्तान भारत में नहरों की जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा सुल्तान था जो भारत में नहरों की जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? इल्तुमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। कौन था मेरे भाई इसमें? तो देखिए, जो इसमें कई सारा यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर नहरों के जाल के बारे में पूछ रहा है। नहरों के जाल के मतलब बिछाने में कौन सबसे ज़्यादा शासक किया था सुल्तान में? 42वें में हमें बताना है। तो ये फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों का एक तरह से जाल बिछा गया था सिंचाई के लिए, बहुत सारा इसने काम किया था। फिरोज शाह तुगलक कौन सा है ये मेरे भाई? तो चले हम लोग अपने 43वें वाले प्रश्न पर। तो 43वें वाले प्रश्न देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें ऑर्डर में सेट करना है। तो क्या सेट करना है हमें इसमें? विचार तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। कौन पहले बना था, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, इससे हमें मैचिंग करना है। तो इसे आप लोग नाम से ही जान सकते हो कि सबसे पहले जो है ये दिल्ली सल्तनत वाले शासन कर रहे थे, तो उसमें ये कुतुबुद्दीन का नाम पहले आता है। तो हमें पता है कुतुबुद्दीन जो है कुतुब मीनार बनवाया था, तो यही होगा पहले नंबर पर, यही होना चाहिए 1 नंबर पे। तो मतलब ये पहले आ जाना चाहिए, सबसे पहले 3 होगा हमारा। तो ये नहीं होंगे, हमें कंफर्म हो गया हाँ ए या बी में से आंसर होगा। अब हमें पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने शासन किया होगा? आप लोग को पता होगा किसने शासन किया होगा? ये लोधी वाले आए थे, ये लोधी वंश के लोग। तो लोधी वंश वाले, तो ये लोधी गार्डन बनवाए होंगे, तो ये हो जाएगा। यानी दूसरा वाला मतलब ये सॉरी ये तुगलक वाले, तुगलक आए थे, लोधी नहीं, लोधी तो उसके बाद में आए थे ना। तो कुतुब मीनार बनवाया होगा, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर तुगलक वाले आए तो तुगलकाबाद बनवाए, उसके बाद लोधी गार्डन बना, उसके बाद अंत में ये फतेहपुर सीकरी वाला बना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 43वें का ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया। तो यानी सबसे पहले जो आया था वो सबसे पहले कुतुब मीनार बना, उसके बाद तुगलकाबाद का किला बना, उसके बाद लोधी गार्डन और अंत में फतेहपुर सीकरी जिसे अकबर ने बनवाया था। तो चले हम लोग देखते हैं 44वें में क्या है। इसमें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था, अकबर के समय टॉमस रो आया था, शाहजहां के समय ट्रेवर्नियर आया था, अंग्रेज के समय मनुची आया था। तो कौन सा इसमें गलत एक दिया है, इसी को हमें बताना है। तो मेरे भाई अकबर के समय टॉमस रो नहीं आया था, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था और जहांगीर के समय ही यह टॉमस रो भी आया था, अकबर के समय नहीं आया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं 45। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? जो फेमस विरूपाक्ष का मंदिर है ये कहाँ है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। तो ये जो 45वां में हमें दिया है विरूपाक्ष मंदिर, ये है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हम्पी। हम्पी कहाँ है? यह कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में यही विरूपाक्ष मंदिर है, हम्पी में। आगे देखते हैं। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गोरी जयचंद, बाबर अफगान, औरंगजेब दारा शिकोह या अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। तो औरंगजेब, हमें पता है शाहजहां का बेटवा औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच ये धर्मत का युद्ध हुआ। और धर्मत का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? ये कब लड़ा गया था धर्मत का युद्ध? 1658 में। ये डेट याद रखिएगा, 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में।
अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की। तो इस मतलब किसने, नाम बताइए आप उसका जिसने ये रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की। तो केशव, मतीराम, रसखान, सेनापति। तो किसने किया था मेरे भाई ये? तो ऑप्शन नंबर 1 केशव ने। केशव ने ही रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किया। तो चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर अपने। ये रीतिकाल के जो केशव थे ये रीतिकाल के कवि हैं। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, ये रीतिकाल के कवि हैं। तो चलते हैं हम लोग 48 पर। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध को जीता, वो कब जीता ये पूछ रहा है हमें। 713, 716, 712, 719, 48वें में। तो 712 में, 712 मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। तो चले हम लोग 48 हो गया, हम लोग 49 पे चलते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हमें पता है हुगली पश्चिम बंगाल में है, तो उसे समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था किसने? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क या अंग्रेज़ों ने। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हुगली को लूटपाट का एक अड्डा बना लिया था। 49वां क्वेश्चन में ये है। तो हमें पता है पुर्तगालियों ने बंगाल में खाड़ी हुगली में लूटपाट का अड्डा बनाया। पुर्तगालियों गवर्नर एक नीनो डी कुन्हा था, उसने हुगली को पुर्तगाल बस्तियों को स्थापित, हुगली में एक पुर्तगाल बस्ती को स्थापित किया था और भारत के पूर्वी क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाने के लिए। 50वां में देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करें। हाँ अब सही है। क्या है 50वें में? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है, इसे हमें बताना है। तो गलत नहीं बताना है, कौन सा सही है, एक ही सही है इन चारों में, उसी को हमें बताना है। तो बक्सर का युद्ध मिर्जाफ़र के विरुद्ध, मिर्जाफ़र और क्लाइव के विरुद्ध लड़ा गया था। तो नहीं भाई ये तो गलत है। मिर्जाफ़र का युद्ध जो है ये बक्सर का युद्ध इधर 3 सेना लोग थे और उधर एक अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया, हाँ ये सही है। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, यानी फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच। तो हमें पता है हो गया डलहौजी युद्ध, ये जलियांवाला युद्ध है, इससे तो ये भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। खेड़ा वाला भी नहीं है, तो यही सही है हमारा 50वें में। तो थोड़ा सा हम इसको भी करते हैं। हाँ अब सही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो कौन सा वायसराय पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा है, ये हमें बताना है। तो लॉर्ड कर्जन नाम दिया, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, इरविन। तो हमें पता है मेरे भाई यहाँ पर लॉर्ड कर्जन पहले होगा, क्योंकि 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो ये पहले होना चाहिए। और लॉर्ड कर्जन के बाद मेरे भाई यह जो उसके बाद कौन सा आया होगा, इरविन तो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि इरविन 1930 के आसपास है। और लॉर्ड हार्डिंग जो है 1911 के आसपास है, क्योंकि इसी पर खुदीराम बोस वगैरह ने बम फेंका था, तो दिल्ली दरबार में आया था जो। तो ये इससे हमें कन्फर्म, देखिए हमें क्लियर कुछ नहीं, हमें याद नहीं है, फिर सिर्फ हम लोग कंसेप्ट के जरिए समझते हैं कि एक पहले होगा, 4 अंत में होगा। तो इससे हमारा 51 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हो गया कम हमारा, कर्जन पहले होगा, इरविन लास्ट में। अब देखिए हमारा 52 वाले में क्या है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया मेरे भाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से मेरे भाई विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने, इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी ईश्वर विद्याचंद्र सागर की। तो सोम प्रकाश कब? 1898 में कलकत्ता से, 1858 में ये प्रकाशित हुई थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। तो और राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, इन्होंने एक संवाद कौमुदी और इत्यादि वगैरह निकाला था, लेकिन सोम प्रकाश के बारे में पूछा तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है।
अब देखिए क्या है यहाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था मेरे भाई? सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, संवैधानिक सुधार। तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित था 53 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये कब आया था मेरे भाई? यह 1919 से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, तो 1919 से संबंधित है। ये संवैधानिक सुधार से संबंधित है। इसमें जो है, तो चले हम लोग देखते हैं आगे। तो क्या दिया है इसमें? भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में युग्म पर विचार कीजिए। कौन सा शैक्षणिक संस्थान किसने बनवाया था? बनारस का संस्कृत कॉलेज किसने बनवाया था? विलियम जोन्स? नहीं भाई, जोनानाथ डंकन ने बनवाया था, ये गलत है। कलकत्ता मदरसा किसने बनवाया था? वारेन हेस्टिंग। अगला देखें क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली ने बनवाया था। पहला तो हमें कन्फर्म है कि बनारस वाला ये विलियम जोन्स नहीं बनवाया था, जोनानाथ डंकन ने इसे बनवाया था। क्यों? क्योंकि जो है हिंदुओं के कानूनी, साहित्य, धर्म इत्यादि के समझ के लिए ये बनवाया था। और 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में फारसी और अरबी के लिए ये ज्ञान केंद्र बनवाया था, तो ये सही है। और 18 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया, ये भी गलत है, इसको लॉर्ड वेलेजली ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन अगले पेज पर है। तो केवल 2 हो जाएगा। देखते हैं हम यहाँ, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? नागा, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो मुखौटा नृत्य जो मेरे भाई संबंधित है, ये संबंधित है, ये नागा होगा, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये होगा मेरे भाई बी से, कथकली। ऑप्शन नंबर बी, मुखौटा नृत्य। इसमें मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है कथकली नृत्य में। तो ये केरल में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कहाँ पर? केरल में। और ओडिसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी का संबंध तो आंध्र प्रदेश से है। तो चले हम लोग अगला देखते हैं। 56 में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, बिस्मिल्लाह खान तबला से संबंधित हैं, अल्लाह रक्षा सरोज से संबंधित हैं, जाकिर हुसैन बीड़ा से। कौन सा सही है, इससे हमें बताना है कौन सा सही है, गलत नहीं, सही पूछ रहा है। तो मेरे भाई हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित थे 56 वाले में, तो यही हमारा सही है, जबकि अन्य इसमें गलत है। ये जो इसमें दिया है, ये बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई से संबंधित है। ये बिस्मिल्लाह खान तबला नहीं, ये शहनाई से संबंधित है। आप लोग देखे होंगे, बहुत फेमस है, ये शहनाई से संबंधित हैं इसमें। और जाकिर हुसैन व अल्लाह रक्षा तबला वादक से संबंधित हैं। ये दोनों लोग तबला से संबंधित हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 57 में क्या कह रहा है कि ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, असम। किससे संबंधित है मेरे भाई? केरल से। केरल में जब फसल की कटाई होती है तो उस समय ओणम त्यौहार मनाया जाता है। और जो एक और होता है उसमें, जो असम में एक बिहू होता है मेरे भाई, बिहू। तो उसमें जो है फसल की कटाई समय बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में, लेकिन केरल में ओणम मनाया जाता है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, इसको बताना है 58 वाले में। तो मेरे भाई मुंडा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है सरहुल त्यौहार मनाती है। तो मुंडा जनजाति मुख्य रूप से छोटा नागपुर यानी झारखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? ये झारखंड। तो अगला देखते हैं, गांधी जी की विचारधारा किन लोगों से प्रभावित थी? थ्योरो से, रस्किन से, टॉलस्टॉय से, सभी से। इन सभी में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? तो तिलक, एनी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, हमें पता है होम रूल आंदोलन चला रहे थे 1916 से। फिर बाद में 1920 में इस होम रूल आंदोलन का नाम स्वराज सभा रख दिया गया और इनको दोनों को मैच करा दिया गया। 1918 में मैच करा दिया गया और 1920 में इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया। तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं 61 में। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित है? यानी हम एक वर्ष के भीतर स्वराज को पा लेंगे, यह किस आंदोलन से संबंधित था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी जी ने चलाया था। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 से 20-21 तक चला था, और नहीं, ये 22 तक चला था, जो कि वो चौरी चौरा कांड हुआ था तो उसी समय यह रुक गया था। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और 5 नवंबर 1920 को एक अधिवेशन कमेटी थी। तो इस आंदोलन शुरू होते 1 वर्ष भीतर स्वराज, उस कमेटी ने तय किया कि हम 1 वर्ष के भीतर स्वराज, मतलब स्वराज को प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य है। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये जो दिया गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? 1855 भारतीय राष्ट्रीय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सही बात है, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी सही है। 1900 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, तो ये भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन, ये गलत है मेरे भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920-21 में हुआ था। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 63 में कौन सा है देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी के गठन के जिम्मेदार था? निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था? भगत सिंह, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कौन थे इसमें? तो 2 लोग, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। 1923 में ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो 2-3 होना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह नहीं और जवाहरलाल नेहरू भी संबंधित नहीं है इससे। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर 64 में। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो हमें पता है जब साइमन कमीशन आया था तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसको लेकर भारतीयों ने विरोध किया, और उसी विरोध में लाला लाजपत राय को पुलिस वालों ने लाठी से डंडा मार दिया था, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। तो यही कह रहा है कि कौन ऐसा सुझाव दिया था, हाँ भारतीयों को साइमन कमीशन में मत रखो? तो लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था, जॉन साइमन ने, मोतीलाल नेहरू ने, लॉर्ड इरविन ने। किसने कहा था मेरे भाई? तो इरविन ने कहा था। इरविन के ही सुझाव पर साइमन कमीशन में भारतीयों को बाहर रखा गया था। तो आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1988 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। कौन था मेरे भाई इसमें? तो इसमें थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, इंडियन इंडिपेंडेंस 1928 में जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन हुआ, तो नेहरू एक तो थे, एक नेहरू थे इसमें, और अगला सुभाष चंद्र बोस थे। तो 1-4 कहाँ है? सी है, हाँ ये। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 वाला देखते हैं क्या है। इसका तो ऑप्शन अलग है, तो हम चलते हैं 67 वाला देखते हैं। तो 67 देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करें। हाँ अब सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और हमें बताएं कि कालक्रम के अनुसार उसको सेट करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सुखदेव को फांसी, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
तो इनमें सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, ये बताना है हमें। तो 67 में देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको ये बता दें, कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था वो मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, वो भी मार्च में। अब सुखदेव को फांसी कब हुई थी मेरे भाई? सुखदेव को जो फांसी हुआ था वो 23 मार्च, यानी ये कांग्रेस कराची अधिवेशन से पहले 3-4 दिन, 23 मार्च 1931 को ही हुआ था। इसमें बहुत मिनिमम सा अंतर है, इसको डेट एकदम याद रखना पड़ेगा। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था मेरे भाई? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता वो 5 मार्च, यानी इसके पहले 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो सितंबर, यानी सबसे अंत में, ये तो मार्च में घटनाएं थी और ये सबसे अंत में हुआ था 1931 में, 1931 में सबसे अंत में। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन बन रहा है? तो हमारा ये, यानी सबसे लेट कौन हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी 4 सबसे अंत में होना चाहिए। थोड़ा सा छोटा करें, 4 सबसे अंत में कहाँ है? केवल एक में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं हो सकता, इन्हीं तीनों में से है। तो हमारे ऑप्शन के अनुसार जो मैं अभी बताया था उसके अनुसार कौन सा होगा इसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उससे पहले सुखदेव को फांसी, उससे पहले ये गांधी इरविन समझौता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, यानी सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद सुखदेव को फांसी हुई, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए। 68 देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय मेरे भाई। ऑप्शन चंपारण, कुछ लोग चंपारण लगा देंगे, ये गलत है। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन जो शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी, कम्युनल अवार्ड के समय। कम्युनल अवार्ड क्या था कि उसमें हरिजनों को भी कह दिया गया था कि एक अलग, जैसे मुसलमान के प्रतिनिधि को मुसलमान ही वोट देंगे। फिर उसमें कह दिया था कि कानून बनाया जा रहा था कि अब जो दलित थे उनको भी केवल दलित ही वोट देंगे। तो ये एक तरह सा एक दलितों को हिंदू वर्ग से बाहर रखने का एक षड्यंत्र था। तो इसमें गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था 68वां में। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्य त्यागपत्र दिया। तो हमें पता है मेरे भाई, महात्मा गांधी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद कांग्रेस के लिए काम करते रहे, उसके मतलब सपोर्ट लेकर, लेकिन वो औपचारिक रूप से कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं बने। तो 69 वाला जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1934 में। तो भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता को जो त्यागपत्र दिया वो 1934 में दिया था। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 70 पे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, जिसे I2 भी कहते हैं, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई? जनवरी 1930, अक्टूबर 1920, मार्च 1931 या अप्रैल 1922? कब हुआ था मेरे भाई? अक्टूबर 1920 में। तो किसने किया था? MM जोशी ने किया था। किसने? NM जोशी। कब किए थे? 1920 में। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 71 पर। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता का इस्तीफा दे दिया था? तो किसने दिया था मेरे भाई? ये दिया था सर शंकर नायर ने। सर शंकर नायर ने इनको वायसराय कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया था, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ये वहाँ से इस्तीफा दे दिए। तो चले हम लोग
क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। 72 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 72 में क्या कह रहा है, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? तो शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, तैयब जी। तो इसमें मुख्य रूप से मेरे भाई ये अली बंधु थे, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली मुख्य रूप से यही थे, लेकिन इसमें भूमिका जो अबुल कलाम आज़ाद की भी थी। तो ये तैयब जी नहीं थे। तैयब जी तो ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये नहीं थे, यही तीनों थे इसमें। तो 1 2 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 73 में, वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था। यानी वो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए? तो मेरे भाई ये दिए थे जो स्वामी श्रद्धानंद। हमें पता था 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल भी एक हो गए, तो उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता का एक और अवसर आया खिलाफत आंदोलन में। उस खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का एक आंदोलन था, मुस्लिमों का मामला था इसमें। तो उसमें तो श्रद्धानंद ने सोचा कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा अवसर है, तो उन्होंने 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर एक भाषण दिया था। कहाँ से? दिल्ली के जामा मस्जिद के मंच से। 74 वाले में देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? असहयोग आंदोलन संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है, इसको बताना है। तो क्या है पहला, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक था। ये तो सही है, ये गलत नहीं हो सकता। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था, ये भी सही। अभी मैंने बताया, ये सब क्वेश्चन आया था। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। अब ये तो होगा, या तो होगा डी, सीआर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीआर दास ने राय बहादुर को जो है ये उपाधि वापस कर दी थी, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे 74 वाले क्वेश्चन का। ये जो देखिए, जो राय बहादुर ने, ये जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि जो है ये मतलब वापस कर दी थी। सीआर दास नहीं किए थे, जमनालाल बजाज ने किया था। क्या? जमनालाल बजाज। 75 में देखते हैं क्या है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता की गई थी। हमें पता है मेरे भाई, कांग्रेस के जो एक अधिवेशन पारित हुआ दिसंबर 1919 में लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में इसकी अध्यक्षता किए और उसी समय पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। यानी पहले ये कहा जाता था कि हमें डोमिनियन स्टेट दे दो, यानी केंद्र में आप रहो, राज्यों में हमें दे दो, राज्यों में हम भी शासन करें। लेकिन इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया कि अब हमें आधी अधूरी नहीं, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो इसी दिन के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी भी मनाते हैं। इसी दिन अपना संविधान भी लागू हुआ था, तो इसीलिए। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं क्या है इसमें। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो हमें पता है महात्मा गांधी जी ने छुआछूत को मिटाने के लिए, जो दलितों के प्रति जो छुआछूत का भेदभाव था, इसको मिटाने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। वो सितंबर 1932 में किए थे। तो इसका नाम जो पहले था कि ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी था, ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग था, जिससे बाद में हरिजन सेवक संघ नाम दिया। घनश्याम दास बिरला इसके जो है अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चले हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 77। तो इसमें हमें देखना है क्या कि इसको थोड़ा सा पहले हम छोटा करते हैं। हाँ, आप सही। क्या इसमें सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ हमें दिया गया है ये जो पत्र पत्रिकाओं के नाम दिया गया है, और एक तरफ दिया गया है यहाँ उसके संपादक का नाम। तो एक चीज़ हमें जो पहले क्लियर है, पहले हम उसको मैच करा लेते हैं। कॉमनवेल्थ
ये एनी बेसेंट ने इसको जो है, एनी बेसेंट इसके संपादक थी। यंग इंडिया, इसके संपादक महात्मा गांधी जी थे। और बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता इससे संबंधित थे। और एक लीडर था इसके, मदन मोहन मालवीय थे। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, मैं आपको बता दिया यहाँ पर पूरा। 77 78 पे हम लोग चलते हैं। क्या है इसमें, किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, रोशन लाल, या फिर ऑप्शन डी में दिया है ए या सी दोनों। तो 78 में मेरे भाई जो हमसे ये पूछ रहा है, तो काकोरी षड्यंत्र के मामले में किसको फांसी पर चढ़ाया गया था? तो चढ़ाया गया था इसमें जो राम प्रसाद एक बिस्मिल थे और इसमें रोशन लाल थे। और ये बटुकेश्वर दत्त तो भूख हड़ताल करके मर गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी थी? काकोरी घटना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA, हसरा, पहले इसका हरा था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको भंग करके फिर से उसका नया एक संगठन बनाया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी पहली घटना कौन थी, जिसे हसरा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? तो काकोरी घटना, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम, उपायुक्त में से कोई नहीं। तो सैंडर्स की हत्या, जिसने लाला लाजपत राय को लाठी से मारकर उनकी हत्या कर दिया, ऑप्शन नंबर बी 79 में। तो चले हम लोग अब अगला को देखते हैं, अपना 80 क्वेश्चन नंबर 80 पे क्या है 80 वाले में। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं पहले, अब सही। सूची 1 को सूची 2 को हमें मैच कराना है। एक तरफ दिया है मेरे भाई तमाम संगठन के नाम और दूसरी तरफ दिया गया उनके संस्थापक। तो स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत, पंजाब नौजवान सभा। तो एक चीज़ हमें पता है, पंजाब नौजवान सभा, इसकी स्थापना भगत सिंह जी ने किया था। तो ये तो इस पे चला आएगा। और अभिनव भारत वीडी सावरकर ने किया था, अब ये 2 पर चला आएगा। गदर का जो था ये लाला हरदयाल, और बचा हमारे पास एक स्वराज पार्टी, इसका गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू पिताजी ने किया था। तो ये मैच हो गया। तो हमारा देख लीजिए डी जो है हमारा 1 पे होना चाहिए, तो केवल बी में है, डी 1 पर होना चाहिए और सी वाला जो है वो 2 पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस हिसाब से हमारा। 81 देखते हैं क्या है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? भील, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। 81 वाले में तो किससे जुड़े थे मेरे भाई? भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। 1942 में बहुत इन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। 82 आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी? टोक्यो, रंगून, बर्मा, सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर हो जाएगा इसका। तो जुलाई 1943 राज बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। तो अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार का गठन किया था, सिंगापुर। अब हम लोग देखते हैं 83 किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसे हमें बताना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। देखिए बहुत सी पार्टियां थी। एक पंजाब की कोई पार्टी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा जो आज बीजेपी से तभी जो एंटी बीजेपी जो पार्टियां हैं जो विपक्ष में आज, तो बीजेपी को चिढ़ाने के लिए बोलती हैं कि आप लोग तो आज़ादी से जुड़े ही नहीं थे। तो हिंदू महासभा ये भी जो है ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। मुस्लिम लीग तो किया ही, यानी इन सभी ने। ऑप्शन नंबर डी। 84 वाला देखते हैं क्या है इसमें। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता?
तो इसने एस्ले बार्टी, डेनियल कोलिन या वेंडी टर्नबुल या कृष्णिला मलावेदिका ने। तो जो वो जीता था इसने ऑप्शन ए एस्ले बार्टी ने जीता था।